गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीटेट के इस चैनल में। मैं राहुल शर्मा। आज आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड कराने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी का, जो कि 6th क्लास का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। आज हम इसको करेंगे। इस चैनल को करने से पहले आप इसको एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सभी मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आरंभिक मानव, पहला जो हमारा टॉपिक है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के कारण। आखेटक और संग्राहक, ये हमने लास्ट वीडियो के चैप्टर नंबर फर्स्ट में समझ लिया था। एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ऐसे भी आखेटक का मतलब होता है शिकार करने वाला, और संग्राहक का मतलब होता है संग्रह करके खाना या भोजन प्राप्त करने वाला। तो जो मनुष्य होता था वो या तो आखेटक होता था या खाद्य संग्राहक के रूप में काम करता। तो ये जो समुदाय था वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यानी एक स्थान पर परमानेंट नहीं रहते थे आरंभिक जो मानव थे। तो उसके कुछ कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण आता है भोजन की तलाश में। ये एक साधारण सा कारण है कि जितने भी समुदाय थे वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, जहां पर उनको जो फल वगैरह मिलते थे, जानवर मिलते थे, वो उनके पीछे पीछे उनकी तलाश में घूमते रहते थे। दूसरा है जानवरों के प्रवास के कारण, यानी जानवर भी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते। जैसे अगर हम उन जानवरों की बात करें जो भेड़ बकरी वगैरह इस तरीके के जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। तो जब घास खत्म हो जाती है तो वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे ये जो समुदाय होता था, वो जानवरों के प्रवास के कारण उनके पीछे पीछे वो भी प्रवास करता रहता था, घूमता रहता था शिकार करने के लिए। मौसम के कारण, यानी मौसम में जो बदलाव होते थे उनके अनुसार वो वहां रहते थे। जिन मौसम में जहां पर जो उनको फल पेड़ पौधे वगैरह जो जानवर थे वो मिलते थे, उसके अकॉर्डिंग भी वो स्थान बदलते रहते थे। एंड आखिरी कारण था पानी की तलाश में, यानी पानी जो होता है वो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। हालांकि उस टाइम जो नदियां थी उन या झीलें थी उनमें हमेशा पानी रहता था, लेकिन फिर भी कुछ स्थान ऐसे थे जिनमें 12 महीने पानी नहीं रहता था, वो वर्षा पर निर्भर करती थी। तो जब वहां पे पानी नहीं रहता था तो वो पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। यही आखेटक और खाद्य संग्रह के समुदाय जो थे उनके घूमते रहने का कारण था। तो ये चार कारण थे जिनके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी के स्रोत, यानी आरंभिक जो मानव है उसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो किन सोर्स से मिलती है, कैसे मिलती है। हम इतिहास की किसी भी जानकारी की बात करें तो हम नॉर्मली हम क्या देखते हैं, उस टाइम की जो भी चीजें उपलब्ध थी वो आज जो हमें पाई जा रही हैं उन्हीं को हम सोर्स मान लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पांडुलिपि की बात करी थी कि पांडुलिपि जो है वो भी काफी एक सोर्स है बहुत बड़ा, जो हमें आरंभिक इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो जब हम आरंभिक मानव की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार। यानी जो ये आरंभिक मानव था ये आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता था। तो ये पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का प्रयोग करता था, जिससे वो अपने जानवरों का शिकार कर सके और अपने भोजन की तलाश में वो इन औजारों का प्रयोग करता था। दूसरा है पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, मतलब ये जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे आरंभिक मानव के द्वारा वो आज भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उस समय के हमें जानकारी देते हैं। स्रोत है एक बहुत बड़ा, जिससे हमें आरंभिक मानव की गतिविधियों और उनके जीवन के बारे में पता चलता है। गुटिका प्राकृतिक पत्थर है, यानी गुटिका भी एक पत्थर ही होता था जो कि एक प्राकृतिक पत्थर होता था, नेचुरल तौर पे पाया जाता था, उसका भी प्रयोग औजार के तौर पर किया जाता था। हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले बाण जैसे हथियार बनाए गए, यानी आरंभिक मानव ने क्या करा कि जो हड्डियां होती थी लकड़ियां होती थी उनमें मुट्ठे वगैरह लगाकर भाले बनाता था, बाण बनाता था, और उन हथियारों का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए करता था और साथ ही साथ शिकार के लिए करता था। रहने की जगह निर्धारित करना, इसमें बताया गया है कि कैसे वो अपने स्थान ढूंढते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो क्योंकि उनके जो जीवन था वो पत्थरों पर ज्यादा निर्भर करता था, उनसे वो औजार बनाते थे, उन्हीं से शिकार करते थे, भोजन प्राप्त करने के लिए वो सारे पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो इसलिए उनका हमेशा एक उद्देश्य होता था ऐसे स्थान को ढूंढना जहां पर सबसे अच्छे पत्थर मिलते हो। तो जो अच्छे पत्थर वाले स्थान होते थे उनको वो रहने के लिए ढूंढते थे और स्थान बनाते थे अपना रहने का।
जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। यानी जैसे आज हम कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं तो वो हमारे लिए उद्योग स्थल कहलाता है। जैसे अगर हम कपड़े की फैक्ट्री लगाते हैं या कपड़ा बनाते हैं तो वो हमारे लिए उद्योग स्थल होता है। तो ऐसे ही आरंभिक मानव के लिए जहाँ वो पत्थरों से औजार बनाते थे उन्हीं स्थानों को उद्योग स्थल कहा जाता था। इन स्थानों से औजार बनाने के पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। यानी आज जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, जो सोर्सों के लेकर वो रिसर्च करते हैं, खोजें करते हैं, तो उन स्थानों पर आज भी उस औजारों में से जो छोटे छोटे टुकड़े थे या उसमें से जो बेकार पत्थर बड़े बड़े टुकड़े के रूप में रह गए या उनका यूज नहीं कर पाए, वो आज भी वहां पे पड़े मिलते हैं। जिससे पता चलता है कि ये पत्थरों का प्रयोग औजार के रूप में किया जाता था। कभी कभी लोग इन स्थानों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। यानी ज्यादा समय तक जिन स्थानों पर रहते थे वो, तो वो उनके लिए आवासीय स्थल भी होता था, और क्योंकि वहां पे वो पत्थरों से औजार बनाने का भी साथ साथ में काम करते थे, इसलिए वो उद्योग स्थल भी होते थे। तो वो दोनों कहलाते थे, आवासीय और उद्योग स्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल, पुरा मतलब पुराना या प्राचीन कोई स्थान जहाँ पे कोई हमें पुरानी चीजें मिलती हैं। तो आज इतिहासकार या पुरातत्वविदों ने जितनी भी खोजें की हैं, उसमें जो भी हमें पुराने औजार, बर्तन, इमारत जैसी कोई वस्तुएं, अवशेष जो जिन स्थानों पर मिले हैं, उन्हीं स्थानों को पुरास्थल कहा जाता है। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं, कंदराओं जैसे स्थल भी शामिल होते हैं। यानी पुराने टाइम पे जो मनुष्य जहाँ रहता था, जिन गुफाओं के आसपास रहता था या जिन स्थानों पर रहता था, उन्हीं को आवासीय पुरास्थल के नाम से जाना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं। जो नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वो वहां पर हमें मिलते हैं। वहां पर कई साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर जो आरंभिक मानव था वो रहा करता था। जैसे भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में। यानी जो भीमबेटका ये जो प्रदेश स्थान है, ये पुरास्थल है। आज आधुनिक समय में इसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका जो है आज आधुनिक भारत के किस राज्य का हिस्सा है या कौन सा राज्य है जहाँ पर भीमबेटका होता था। तो मध्य प्रदेश, इसको याद रखेंगे आप। ये कुछ फिगर दिए गए हैं, इसमें कुछ स्टोन टूल्स हैं जो कि आरंभिक मानव के द्वारा प्रयोग किए जाते थे। ए, बी, सी, डी, ये सारे जो पांचों फिगर दिए गए हैं, ये वो पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, जो उनके द्वारा उपकरण के रूप में, औजारों के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे, जिनसे वो शिकार करते थे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे इस फिगर में दिखाई गई हैं। तो ये यहाँ पे ये आपको 5 चित्र दिखाए गए हैं, A, B, C, D, E। अलग अलग प्रकार के पत्थर होते थे, अलग अलग आकारों के होते थे, जिनसे वो अपना विभिन्न प्रकार के कामों को करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण मतलब वही जो पत्थर बोलते हैं उसी को, तो उससे जो औजारों का निर्माण किया जाता था। तो पाषाण औजार निर्माण करने के 2 तरीके होते थे। पहला तरीका होता था पत्थर से पत्थर को टकराना। यानी एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराया जाता था, उससे चोट दी जाती थी, जिससे कि उसकी आकृति बनाई जा सके। जिस तरीके से वो उसको डिजाइन शेप देना चाहते थे, वो एक पत्थर को रखकर उस दूसरे पत्थर से उस पर चोट मारते थे और उसको पूरी आकृति देते थे, जिस तरीके का औजार उनको बनाना होता था। दूसरी विधि थी दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्या होता था, एक स्थिर सतह पर एक क्रोड को टिकाया जाता था और उस पर, क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़ानुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे और फिर उसको एक हथियार में या एक औजार में, एक उपकरण में चेंज कर दिया जाता था। यानी इसमें एक सिंपल सी अगर हम इसको समझे तो हम ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी सिंपल सतह पर रखकर किसी चीज को, उसको हड्डी या पत्थर को रखकर और उस पर एक हथौड़ी नुमा पत्थर लेके, जिससे कि उसमें एक शेप आ जाए, उसको जिस शेप में उनको चेंज करना है उससे उसको वहां पर प्रहार किया जाता था और वो औजार या उपकरण तैयार किए जाते थे। आग की खोज। आग की खोज की जब हम बात करते हैं तो इसको लेकर पुरातत्वविदों को एक साक्ष्य मिले हैं। आंध्र प्रदेश के कुन्नुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। उस राख से पता चलता है कि वहां पे मनुष्य ने जो था, आरंभिक मानव जो था, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो वहां पे उसने आग की खोज कर ली थी, ये ऐसा माना जाता है। और इसके जो साक्ष्य हैं वो आंध्र प्रदेश की कुन्नुल गुफा से मिले। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कुन्नुल गुफा किस राज्य का हिस्सा है, तो वो आंध्र प्रदेश का है। वहां से किस चीज के अवशेष मिले हैं, तो राख के अवशेष या आग के अवशेष मिले हैं।
वे आग का प्रयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों से बचाव के लिए और उनको दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी आरंभिक मानव जो था वो आग का जो प्रयोग करता था वो नॉर्मली इन्हीं 2-3 चीजों के लिए करता था। एक तो अपने प्रकाश के लिए, एक जब उसको मांस पकाना या भूनना उसको आ गया, समझ में आ गया तो उसको भूनने के लिए, और जो खतरनाक जानवरों से उसको खतरा रहता था उनसे बचाव के लिए और उनको दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब है नाम और तिथियां। यानी हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो पाषाण काल के नाम कौन कौन से कैसे पड़े और कब से कब तक रहे उसकी हम इसमें बात करेंगे। तो हम नॉर्मली आरंभिक काल को 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आरंभिक काल जो था उसको पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ये 2 शब्दों से बना है, पुरा प्लस पाषाण। पुरा का मतलब प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है यानी पत्थर से। यहाँ पे ये चीज दिखाई गई है कि पुरा का मतलब प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। यानी पुराने समय में, प्राचीन समय में जिन स्थानों पर पत्थर से औजार बनाए जाते थे या पत्थर ही जो था मेन सोर्स था उनके जीवन का, उसका प्रयोग कर कर वो सारी चीजें एक्टिविटी करते थे, तो इसलिए इसको पुरापाषाण के नाम से जाना जाता है। इसका जो काल है पुरापाषाण काल का 20 लाख साल से पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले के, जो ईशा पूर्व वाला मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाया वो कंसेप्ट है। यहाँ पे ये ईशा पूर्व है, साल पहले का मतलब 20 लाख ईसा पूर्व और 12,000 साल ईसा पूर्व तक ये काल रहा है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा आता है, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं। 3 भागों में आरंभिक पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उत्तर पुरापाषाण युग। यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है, इसके अंदर कोई ज्यादा डिटेल्स क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ये याद रखना है कि 3 भागों में इसको बांटा गया है, इसको याद रखेंगे। मानव इतिहास की लगभग 99% सभी घटनाएं इस काल में हुई है। यानी स्टार्टिंग में जो भी खोजें हुई या जो जो चीजें नई निकल कर आई, चाहे वो जानबूझकर निकल कर आई हो उनका पता नहीं था, लेकिन जितनी भी घटनाएं जो मानव इतिहास की हुई हैं स्टार्टिंग में आरंभिक मानव की, 99% सभी घटनाएं इसी काल में हुई हैं। बाकी की जो 1% बचती हैं वो मध्य पाषाण और नवपाषाण के दौरान हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी दूसरा जो काल है उसको मध्य पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। पाषाण युग का दूसरा भाग है। इसमें क्या हुआ, इसमें पर्यावरण में बदलाव आए, जलवायु में परिवर्तन आए, और ये जो काल था लगभग इसका समय जो था 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक रहा। यानी 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। मध्य पाषाण में क्या होता था कि जो पाषाण के औजार होते थे वो बहुत छोटे होते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ का मतलब लघु पाषाण यानी छोटे पाषाण, छोटे पाषाण के औजार बनाए जाते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा माइक्रोलिथ। हिंदी में इसको लघु पाषाण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नवपाषाण युग की शुरुआत होती है। नव मतलब नया, यानी जो पाषाण औजार बनाने के जो तरीके थे, उनके जो विभिन्न विभिन्न औजार थे, उन्हीं में जो बदलाव आए और जो नई चीजें आई उसी को नवपाषाण युग कहा गया, और इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले से मानी जाती है मध्य पाषाण के युग के बाद। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं जो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। इसी दौरान पुरापाषाण युग में कुछ चीजें हुई थी, कुछ साक्ष्य मिले हैं उनको लेकर। तो भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है पटना, पटने, उस पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, और इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। यानी महाराष्ट्र का जो पटने क्षेत्र है वहां से शुतुरमुर्ग के जो अंडे के अवशेष मिले हैं उनके छिलकों पर भी कुछ चित्रकारी की गई थी, कुछ चित्रांकन भी मिलता है। और ये जो अंडे होते थे इनके मनके भी बनाए जाते थे, मनकों में भी इनका प्रयोग किया जाता था। एक स्थान है उसकी, ये कर्नाटक में है। तो यहाँ से अब ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो स्थानों को लेकर भी, जैसे पटने जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, उसकी कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो ये भी याद रखना है, यहाँ पर भी कई पुरापाषाण युग में जो पुरा स्थल हैं वो भी मिले हैं, इसको याद रखेंगे। अब है फ्रांस में एक गुफा पुरास्थल की खोज 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। यानी फ्रांस में एक गुफा की खोज की गई है जो कि पुरापाषाण युग की है, 100 साल पहले की गई 4 स्कूली छात्रों के द्वारा। उसमें कई जानवरों के चित्र मिले हैं जो गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किए गए हैं। यानी उनमें गहरे चमकीले रंगों का, बहुत डार्क कलर का यूज किया गया है लेकिन ब्राइट कलर है, और इन रंगों
को जो तैयार किया गया था वो अयस्क खनिज अयस्क और चारकोल के खनिज पदार्थों से तैयार किया गया था। इस प्रकार से उन कलरों का उन रंगों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे कि ये जो कलर थे वो किससे यूज किए गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखेंगे। इसको चलिए हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं, कैसे इसको चित्र के द्वारा दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये गुफा का चित्र है जो फ्रांस में उन 4 छात्रों ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे ये कुछ जानवर बने हुए हैं और गहरे कलर इन पर प्रयोग किए गए हैं। ये यहाँ पर इनमें कई प्रकार के और भी गुफाओं के चित्र मिले हैं, इसके अंदर और भी चित्र मिले हैं जिसमें जंगली घोड़े की बात की गई है, भैंस की, बैल की, गैंड, इस प्रकार के कई जानवरों के चित्र मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि इस पुरापाषाण युग में काफी जानवरों का महत्व होता था या उस टाइम ये सारी जंगली चीजें होती थी। चलिए आज का ये टॉपिक यहीं पे हम फिनिश करते हैं। तो आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए जिससे कि आपको कैसा लगा इस वीडियो के दौरान, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपको और भी आगे कंटिन्यू इसी तरीके से कई वीडियो मिलेंगी मेरे द्वारा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।